अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Boys, student, this is the last paper of second half book. It's comprised of chapter number 14 of C language. और अब मैं आपको वो तमाम क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट क्यू मैंने दिए थे आपको उनके आंसर करता हूँ बारी बारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज़ व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आपको पता ही है, लैंग्वेज जो है इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्लोज टू ह्यूमन होती है एंड इट्स इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है और इसमें सोर्स कोड लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन असेंबलर। एज यू नो, असेंबलर जो है वो एक ट्रांसलेटर है और ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है लो लेवल यानी कि मशीन कोड के अंदर। फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिफाइन प्रोसेसर। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पास दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, एक हैश इंक्लूड है और दूसरी हैश डिफाइन। और जो डिफाइन है एक्चुअली इट्स पर्पस इज टू डिक्लेयर द कांस्टेंट इन द प्रोग्राम। देन डिफाइन द टर्म बग एंड डिबग। वेरी इजी क्वेश्चन। बग मीन एरर एंड डिबग मीन टू रिमूव द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। गिव सम एग्जांपल्स। तो बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो identifier that has special meaning in C language is known as standard identifier। यानी वो आइडेंटिफायर जो पहले से C प्रोग्राम का पार्ट है। फॉर एग्जांपल scanf फंक्शन है, printf है, for है, if है। तो ये सब के सब स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिपीटिंग क्वेश्चन भी है। तो डिक्लेरेशन जो है ये स्पेसिफाई करता है नेम और टाइप ऑफ द वेरिएबल। डिक्लेरेशन क्या स्पेसिफाई करता है? नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल ओनली। जबकि डेफिनेशन जो है वो नेम, टाइप और साथ ही एलोकेशन ऑफ मेमोरी वेरिएबल, यानी मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल को कितनी स्पेस चाहिए उसको भी डिफाइन करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग। और सी जो है वो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ करती है। मैं दोबारा बता देता हूँ। डिक्लेयरिंग मीन्स declaration specifies the name and type of the variable to the compiler and it does not set aside memory location of the variable. On the other hand, variable definition specifies the name and type of the variable as well as allocation the memory location। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं डाटा टाइप जो है ये तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करता है कि एक वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू जाकर स्टोर होगी। ठीक है बेटा, और उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी हो उस वेरिएबल में स्टोर हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू उस वेरिएबल में कितनी स्टोर की जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाटा टाइप। यानी डाटा टाइप कम से कम ये 4 बातें लाजमी स्पेसिफाई करेगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एन अरिथमेटिक ओवरफ्लो। तो बेटा ओवरफ्लो का मतलब भी आपको समझ जाना चाहिए कि जब दो ऐसी वैल्यूज कि जब हम उनको मैनिपुलेट करें तो जो आंसर है वो मैक्सिमम जो उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो सकती है उससे भी ज़्यादा आए, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ टू वेरी लार्ज नंबर्स एंड द रिजल्ट में बी टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो वो उस वेरिएबल के अंदर एक्चुअली वो स्टोर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ओवरफ्लो और गार्बेज वैल्यू वहाँ पर स्टोर हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द पर्पस ऑफ %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। वेरी इजी क्वेश्चन। %c जो है ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्टर यानी अगर आप एक सिंगल करेक्टर इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप %c का इस्तेमाल करते हैं।
प्रिंट एफ फंक्शन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 6 एस्केप करेक्टर्स प्रोवाइडेड बाय द सी। तो उसमें अब हैं तो बहुत सारे, \a है, \b, \f, \n, \r, \t। मैं साथ साथ इनके पर्पस भी बता देता हूँ। \a फॉर अलार्म, \b फॉर बैक, ओनली सिंगल करेक्टर बैक होता है ये, \f फॉर फॉर्म फीड, \n फॉर न्यू लाइन, \r फॉर कैरेज रिटर्न एंड \t फॉर टैप। ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा जो और हैं वो भी लिखे जा सकते हैं। देन लिस्ट 2 नेम्स ऑफ फंक्शंस यूज्ड फॉर करेक्टर इनपुट। तो बेटा करेक्टर इनपुट के लिए 2 फंक्शन आपने पढ़ रखे हैं, एक है गेट ch और एक है गेट चे, गेट करेक्टर एंड गेट करेक्टर इको। ये 2 फंक्शन है जो कि हम करेक्टर इनपुट यानी सिंगल कोई करेक्टर जब हमने वेरिएबल इनपुट कराना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन। बेटा प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो स्क्रीन पर कोई चीज़ जब हमने आउटपुट शो करनी होती है स्क्रीन पर तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, और जब हमने यूज़र से स्क्रीन के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू जब हमने कोई इनपुट लेनी होती है तो हम स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंट एफ जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है और स्कैन एफ जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डज ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट अ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। ठीक है बेटा, तो सिलेक्शन जो है वो कंडीशन की बेस पर होती है। यहाँ पर आपने इसका आंसर देना है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो जब किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसकी सिलेक्शन कंडीशन की बेस पर होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट सेलेक्ट हो जाती है, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। तो बेटा स्विच स्टेटमेंट जो है इट कैन बी यूज्ड इजीली व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। और ये नेस्टेड इफ एल्स का बहुत अच्छा अल्टरनेट भी है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाई ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन स्विच स्ट्रक्चर। तो बेटा आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट में जब हम केस का इस्तेमाल करते हैं तो हर केस की आखिरी जो स्टेटमेंट होती है वो ब्रेक होती है। अगर हम ब्रेक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि इफ ब्रेक इज नॉट यूज्ड ऑल केस ब्लॉक्स कमिंग आफ्टर मैचिंग केस विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है बेटा, इसको याद रखना आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, राइट इट सिंटैक्स इन जनरल फॉर्म। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है बेटा वो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड्स चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क की शक्ल में लिखा जाता है। अगर आपको इसका जो रिटर्न सिंटैक्स है वो मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये पेपर शेयर होने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद। व्हाट इज व्हाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज व्हाइल लूप। आप लोग जानते हैं लूप जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिपीटेडली स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो व्हाइल लूप जो है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज है, और ये जो है आम तौर पर उन हालात में काम करता है जब हमें ये मालूम नहीं होता कि लूप को हमने कितनी दफ़ा चलाना है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप विद एग्जांपल। तो बेटा इसकी एग्जांपल और इसकी जो सिंटैक्स है ये मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आफ्टर द पेपर, यानी 2 से 3 घंटे के बाद पेपर के आपको मिल जाने के बाद। उसके बाद व्हाट इज नेस्टेड लूप, हाउ डज इट वर्क। तो बेटा मैं आपको बता दूं नेस्टेड लूप जो होती है अ लूप विद इन एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। और इसकी वर्किंग अब आपको यहाँ बता रहे हैं। तो चूंकि ये 2 नंबर का सवाल है तो बहुत तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। देखो बेटा यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट लाजमी बताना है कि जो एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है, आउटर लूप ट्रू होगा तो इनर लूप पर कंट्रोल जाएगा, और आउटर लूप की एक एग्जीक्यूशन पर इनर लूप अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। कम से कम ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पर लाजमी लिखनी है। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज अ सेंटिनल कंट्रोल लूप। ठीक है बेटा, तो सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है इट डिपेंड्स ऑन ए स्पेशल वैल्यू दैट इज कॉल्ड सेंटिनल वैल्यू। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन सेंटिनल वैल्यू इज एनकाउंटर। यानी ये खास वैल्यू जब तक एनकाउंटर नहीं होगी, ये खास वैल्यू जब तक एंटर नहीं होगी तब तक लूप जो है वो बार बार चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। व्हाट इज फॉर लूप। तो फॉर लूप जो है ये भी एक रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, एक आइटरेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। इसको हम सेंटिनल
वैल्यू पर नहीं चला सकते। आप लोगों पर ने ये बात यहाँ पर याद रखनी है, वाइल लूप में और फॉर लूप का फ़र्क ही यही है कि फॉर लूप जो है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स चलता है और इसका दूसरा नाम जो है दैट इज़ कॉल्ड काउंटर कंट्रोल्ड लूप, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है और ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है वो इसी लूप का ही इस्तेमाल करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज अ फंक्शन मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। तो बेटा फंक्शन जो है वो बहुत सारे तरीकों से प्रोग्राम को ईजियर करते हैं। लेंथी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शंस, प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और ये जो छोटे छोटे हम पार्ट्स बनाते हैं प्रोग्राम के, ये बार बार रीयूज़ भी हो सकते हैं और डिबगिंग भी बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो बेटा यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि यूज़र डिफाइन करता है। इनके मुतालिक एक बात आपको याद रखना है कि हर फंक्शन का जो है वो एक यूनिक नाम होगा, ठीक है, और हर फंक्शन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है वो पैरामीटर्स के बगैर हो, और लेकिन वो हर वो फंक्शन जो कि यूज़र डिफाइन की तरफ से ऐड किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, व्हाट इज़ अ फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। तो बेटा फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप एक्चुअली ये कंप्राइज्ड ऑफ होता है फंक्शन का नाम, फंक्शन की रिटर्न टाइप और फंक्शन के अगर कोई पैरामीटर्स हैं तो उन पर, और इसको हम मॉडल ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। और एक्चुअली जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है ये मेन से पहले लिखा जाता है। मैंने आपको जो बात समझाई थी आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन का मॉडल ये हमेशा मेन से पहले लिखा जाता है, और ये एक्चुअली कंपाइलर को कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि ये फंक्शन का नाम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है और उसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इफ़ एनी। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट स्ट्रीम। तो बेटा टेक्स्ट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अ सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेशन में अक्कर इन ए टेक्स्ट स्ट्रीम। ठीक है बेटा, देखो टेक्स्ट स्ट्रीम जब जा रही होती है तो उसमें ट्रांसलेशन अक्कर होती है, क्योंकि जो भी डाटा एक्चुअली कीबोर्ड के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू जब कंप्यूटर के पास जा रहा होता है तो वहाँ पर उसको ट्रांसलेट किया जाता है बाकायदा और फिर स्टोर किया जाता है। उसके बाद है कंपेयर बाइनरी एंड टेक्स्ट स्ट्रीम। तो बेटा जो बाइनरी स्ट्रीम होती है इट इज़ अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि टेक्स्ट स्ट्रीम जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो ऑन द अदर हैंड बाइनरी स्ट्रीम जो है इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, और यहाँ पर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो इनकमिंग डाटा होता है वो वैसे ही बाइट्स के अंदर होता है, 0-1 के फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता यहाँ पर आपको ये बात लाजमी लिखनी चाहिए कि इट एग्जिस्ट विद 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस टू एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है बेटा, इसका मतलब है द नंबर ऑफ बाइट्स रिटन और रीड इज द सेम एज द नंबर ऑफ बाइट्स ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि जो नंबर ऑफ बाइट्स हम रीड कर रहे होते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, ठीक है, वो वही होते हैं जो कि वो डिवाइस सेंड कर रही होती है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल पॉइंटर। तो बेटा फाइल पॉइंटर जो है ये एक्चुअली एक वेरिएबल होता है। आमतौर पर हमारी फाइल जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर पड़ी होती है, और ये जो फाइल पॉइंटर होता है इसकी जो डाटा टाइप होती है वो फाइल टाइप होती है, और ये stdio.h के अंदर डिफाइन किया हुआ होता है। और जब तक आप किसी फाइल को उसके पॉइंटर के थ्रू अटैच नहीं करेंगे तब तक आप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फाइल पॉइंटर जो है वो किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं, राइट 3 ways ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम एंड राइटिंग डाटा टू फाइल्स अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड फंक्शंस एज एन एग्जांपल। तो बेटा ये मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा कैन बी रीड फ्रॉम फाइल। नंबर 1, डाटा कैन बी रीड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल 1 character एट ए टाइम बाय यूजिंग fgetc function. Number 2, data can be read from file as string using fgets यानी fgets function. और नंबर 3, fscanf function is used to read formatted data from a file. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो जो 3 हमारे यहाँ पर फंक्शन है, दे आर fgetc, दे आर fgets and they are fscanf. This is all about the short quiz question. May Allah bless you. अल्लाह आप सब लोगों को अपनी ज़मान में रखें। इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, आप अपनी क्वेरी के लिए जो है वो जो भी क्वेरी लिखेंगे इंशाल्लाह ताला आई विल आंसर इट। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।